सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज अ स्टूडेंट आपकी एक नई जर्नी चालू हो गई होगी भी सीए इंटर की। ठीक है, सीए इंटर में आप आ गए हैं। ऑफ कोर्स आपने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी होगी और आपको करनी ही है। ठीक है, आपकी क्लासेस आपने ऑफ कोर्स स्टार्ट कर दी होगी। अब हम हमारी एक नई जर्नी चालू करने जा रहे हैं जो कि है सीए इंटर। सीए इंटर में 24 का पेपर 6 का आपका पार्ट बी, पेपर 6 का पार्ट बी जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैं आपको एक बार ब्रीफ कर रहा हूं जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको पेपर वाइज बता देता हूं। आपका जो पेपर 1 है सीए इंटर में 24 में जो आपका पेपर 1 है वो अब एडवांस अकाउंटिंग का है। किसका है? एडवांस अकाउंटिंग का। पेपर 2 आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का है। पेपर 3 आपका टैक्सेशन का है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप 1, ये हो गया आपका ग्रुप 1। आपका जो पेपर 4 है वो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आपका कॉस्ट का। पेपर 5 आपका ऑडिट का है। पेपर 6 का पार्ट बी जो मैं पढ़ाने जाऊंगा और पेपर 6 का पार्ट ए है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एक बार कैसे आपका पेपर 6, कैसे आपका पेपर 6 जो है वो मार्क्स में डिस्टिंग्विश हो रखा है। ठीक है, जो आपका पेपर 6 है, पेपर 6 दो पार्ट में डिवाइडेड है, 50-50 मार्क्स के ईच पार्ट है। पार्ट ए 50 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 50 मार्क्स का है। एक चीज ध्यान रखना, इस टोटल में से आपका 30 नंबर एमसीक्यू आता है। 30 नंबर क्या आएगा? एमसीक्यू। बाकी 70 नंबर क्या है? आपका सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, 70 नंबर जो है सब्जेक्टिव पेपर है, बाकी 30 नंबर का आपका एमसीक्यू है। तो यहां कैसे डिवाइड हो जाएगा? पेपर ए मतलब आप मान लीजिए पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए आपका टोटल 50 नंबर का है। ठीक है, जिसमें आपके 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, बाकी 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, वैसे ही पार्ट टू है आपका जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या पार्ट है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। ये भी कैसे डिवाइड हो रखा है? 15 एमसीक्यू और बाकी 35 नंबर आपके सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, सब्जेक्टिव आएगा आपका। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर 1 क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंटली, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको ये सोच के पढ़ाऊंगा कि इसको नहीं आता है, इस पर्टिकुलर बच्चे को नहीं आता है, क्योंकि वो सेम सिचुएशन मैंने फील की थी कि सर यूं बोल देते अच्छा ये तो आपको आता ही होगा। तो ऐसा हमारी क्लास में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ बच्चों को वो चीज समझ में आएगी, कुछ बच्चों को वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको एक एक टर्म का मतलब समझाऊंगा और डिटेल में जाके लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। हम क्यों पढ़ेंगे लाइन टू लाइन? क्योंकि आपके 30 नंबर का एमसीक्यू है इस बार, 30 नंबर के एमसीक्यू है डायरेक्ट। और जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम एक एक लाइन को अच्छे से रीड करेंगे तो हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। और जो एमसीक्यूज होते हैं वो हमेशा बीच में से बनेंगे, बुक के बीच में से बनेंगे, तो वो हमें मदद करेगा, वो हमें हेल्प करेगा कि हम एमसीक्यू में सही ऑप्शन पर टिक करके आए। वो कब होगा? जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजी का मतलब। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। क्या मतलब होता है? रणनीति। रणनीति किस लिए बनाई जाती है? रणनीति इसलिए बनाई जाती है ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर, हम हमारे सामने वाले जो भी है उसको हरा सके। क्यों बनाई जाती है स्ट्रैटेजी? क्यों बनाई जाती है रणनीति? ताकि हम हमारे अपोजिट में जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसको डिफीट कर सके। बिजनेस के टर्म में स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाएगी? बिजनेस के टर्म में स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई जाएगी ताकि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम हमारी फर्म का नाम ऊंचा रख सके। हम जो हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, सेम इंडस्ट्री में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं को ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है।
ठीक है। अब एक टॉपिक हम बीच में स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एक टर्म का मतलब बताऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मेरी खुद की कंपनी है। क्या? मेरी खुद की कंपनी है। किसकी? मान लीजिए अपन ऑयल इंडस्ट्री में ले लेते हैं, तो मेरी क्या है? रिलायंस पेट्रोलियम, ठीक है। वो क्या है? मेरी खुद की कंपनी। वो क्या कहलाई जाएगी? इंडिविजुअल कंपनी। बट मैं बात करूं कॉम्बिनेशन ऑफ सारी ऑयल इंडस्ट्रीज का, तो वो क्या कहलाई जाएगी? इंडस्ट्री। मतलब सारी कंपनी, सारी ऑयल, जैसे रिलायंस, एचपी, भारत, ये क्या है? सबका मिला के हम क्या बनाएंगे? उससे बोलेंगे हम इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक पार्ट होता है इंडस्ट्री का, वेयर एज इंडस्ट्री क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया आपको ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री में। तो हम क्या करेंगे? हम स्ट्रैटेजीज क्यों बनाएंगे? ताकि हम सेम इंडस्ट्री में हमारी जो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या कर सके? डिफीट कर सके। उसको क्या कर सके? डिफीट कर सके। डिफीट क्यों करेंगे हम? ताकि हम हमारा मार्केट प्लेस वो क्या कर सके? स्ट्रॉन्ग कर सके। हम क्या बन सके? कंपनी, फिटेस्ट कंपनी बन सके। फिटेस्ट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? फिटेस्ट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने डायनेमिक नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करती है। मतलब आपकी सराउंडिंग्स में जो भी चीजें आपको इंपैक्ट कर रही हैं, इन टर्म्स ऑफ, मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी, आपको थ्रेट, एक स्वॉट एनालिसिस होती है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, SWOT, S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity and T stands for threat, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो क्या होगा इसमें? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। क्या मिली? कि मान लीजिए अभी एग्जांपल लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो ओला बाइक है, कौन सी? ओला बाइक। उसके लिए क्या थी? एक तरह की अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी पूरी इंडस्ट्री के लिए थी कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट कर सकता था। बट वो अपॉर्चुनिटी किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस कंपनी ने ग्रैब की? ओला बाइक ने। उससे क्या हुआ? उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने ऐसा मार्केट ग्रैब किया जिसमें अभी प्रॉफिट मार्जिन बटना बाकी था। मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो और कंपनीज में डिवाइड होना बाकी था। तो इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से उसने अपना मार्केट प्लेस जो है वो एक तरह से हाई कर लिया। अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनिशियली किसी का नाम था, तो वो था ओला बाइक का। तो ये एक तरह से क्या हुआ? स्ट्रैटेजी बनाई। किसने? ओला बाइक ने। ओला बाइक के जो मैनेजमेंट थे, ओला बाइक के जो स्ट्रैटेजिस्ट थे, जो उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट पे स्ट्रैटेजिस्ट बैठे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई ताकि क्या कर सके? उन्होंने जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रैब किया और अपनी मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग किया, वैसे ही अपन आ जाते हैं थ्रेट्स में। तो थ्रेट्स का एग्जांपल क्या होगा? कोई भी टेक्नोलॉजी चेंजेस है। मान लो नोकिया का एग्जांपल लेते हैं अपन, तो नोकिया क्या है? वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बियर नहीं कर पाया था। वो चाइनीज फोन के अकॉर्डिंग कॉस्ट में ना ही क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा था। इससे क्या हुआ? इससे नोकिया में डिवेस्टमेंट हो गया। नोकिया धीरे धीरे कम होती गई, ठीक है। तो ये क्या है? थ्रेट। तो हमें क्या करना होता है? स्ट्रैटेजीज क्रिएट करनी होती है। क्या करनी होती है? स्ट्रैटेजीज क्रिएट करनी होती है। और कौन करता है स्ट्रैटेजीज क्रिएट? एक कंपनी में टॉप लेवल पे आपकी स्पेशलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं? इन्हीं चीजों में स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, जो क्या करते हैं? आपके लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ताकि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब कर सके, ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके और थ्रेट्स को क्या कर सके? ओवरकम कर सके, ठीक है। और जिससे क्या होगा? आपकी कंपनी का मार्केट प्लेस बनेगा। आपकी गुडविल क्रिएट होगी, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनेगी, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। और आपका गोइंग कंसर्न, जिसके लिए क्या जरूरी होता है? सबसे एक कंपनी का फ्यूल क्या होता है? एक कंपनी का फ्यूल होता है फाइनेंस, रेवेन्यू। तो वो जब आपके पास होगा तो क्या होगा? आपकी जो गोइंग कंसर्न है वो कभी भी इंपैक्ट नहीं होगी। आपकी कंपनी हमेशा लॉन्ग रन में कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 1।
जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेटेजी का मतलब, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है ये स्ट्रेटजीज को मैनेज करना, उनको पर्टिकुलर एक आपको क्या करना है, एक अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करके एक पर्टिकुलर जगह मोबिलाइज करना है ताकि आपका जो रिटर्न है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आपको मिल सके। आपका जो रिटर्न है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आपको मिल सके, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए बताई गई है। बिजनेस पॉलिसी, वैसे तो एक एक चीज आपको डिटेल में बताई गई है, चलिए हम डिटेल में चीजें स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। This chapter is an attempt to highlight the concepts and significance of business policy and strategic management. With increased competition, business management has acquired a strategic dimension. All executives and professionals, including CA, working towards growth of their businesses must possess a sound knowledge of business policy and strategic management. इन्होंने क्या बताया है? डायनेमिक नेचर की वजह से, इंक्रीज कंपटीशन की वजह से क्या हो चुका है? अब आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? ताकि मैंने आपको बता रखा है आप मार्केट में आपकी मार्केट प्लेस को स्ट्रेंथ कर सके, आपकी जो मार्केट रैंकिंग है उसको अपग्रेड कर सके। तो इसके लिए क्या जरूरी है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अच्छा होना, बिजनेस पॉलिसीज आपकी अच्छी होना। बिजनेस पॉलिसीज क्यों होती है? ताकि हम हमारे गोल्स, हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सके। कैसे? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इफेक्टिवली का क्या मतलब है? इफेक्टिवली मतलब हम हमारा टाइम दिए, हम हमारा काम दिए गए टाइम पे कंप्लीट करें, हम हमारा काम दिए गए टाइम पे कंप्लीट करें। एफिशिएंटली क्या होता है? हम जो काम कर रहे हैं उसे कम से कम कॉस्ट पे कर सके, मतलब मिनिमल वेस्टेज के साथ कर सके। ऐसा नहीं है कि जो कॉस्ट हमें लग रही है वो भी हम नहीं लगाएंगे किसी प्रोडक्ट में, इसे नहीं कहेंगे एफिशिएंटली। एफिशिएंटली कहेंगे हम वेस्टेज जो है वो सबसे कम करें, मिनिमल वेस्टेज करें। तो ये क्या? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमली। क्या होगा? हम हमारे गोल्स को, जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सके, ठीक है, उनको हम अचीव कर सके। बिजनेस पॉलिसी, ठीक है। The origin of business policy can be tracked back to 1911 when Harvard Business School introduced an integrative course in management aimed at the creation of, ठीक है, ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ते हैं यहां से। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन बिजनेस पॉलिसी, क्या पूछा जाए? डिफाइन बिजनेस पॉलिसी, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। कौन सी डेफिनेशन लिखनी है? ये डेफिनेशन जिसमें लिखा है बिजनेस पॉलिसी एज डिफाइंड बाय क्रिस्टेंसन एंड अदर्स इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेस पॉलिसी क्या है? द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, मतलब ये क्या करता है? द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, द क्रूशियल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट सक्सेस इन द टोटल एंटरप्राइज एंड द डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर। ये है आपकी पर्टिकुलर जो आपको डिफाइन बिजनेस पॉलिसी में डेफिनेशन लिखनी है। अब हम क्या करेंगे? इसको बांटेंगे टुकड़ों में और समझेंगे इसका एक्चुअल मतलब क्या है। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस, आपने पढ़े होंगे आपके BST 11th में, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये क्या है? ये फंक्शंस की स्टडी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, मतलब सीनियर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ आपके बिजनेस की ग्रोथ में, ठीक है। द क्रूशियल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट सक्सेस इन द टोटल एंटरप्राइज, और उन्हें क्या देखना है? ऐसी पिविटल सिचुएशन, ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो आपके बिजनेस की सक्सेस में इफेक्ट होंगी, मतलब आपके बिजनेस की सक्सेस में वो रुकावट लाएंगी।
एंड द डिसीजन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर। मतलब आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं, आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन बताएंगे, कैसे मुझे कौन से प्रोडक्ट को नया लॉन्च करना है, या फिर मैंने किसी प्रोडक्ट को जो लॉन्च कर रखा है उसे हटाना है, मतलब उसमें डिवेस्ट करना है, या फिर क्या डायरेक्शन हो सकता है, मुझे मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या होगा, या फिर मैं क्या प्रोडक्ट जो है वो बनाऊं, या फिर मैं किस मार्केट में जाऊं, या फिर मैं कौन सी ऐसी नई इंडस्ट्री है जिसमें इन्वेस्ट करूं। इससे क्या होगा, आपको क्या बताया जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर। मतलब अकॉर्डिंगली अगर डिसीजन अच्छे रहेंगे जो फ्यूचर है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, जो फ्यूचर है वो भी अच्छा रहेगा। The problems of policy in businesses, like those of policy in public affairs, have to do with the choice of purposes, the molding of organization identity and character, the continuous definition of what needs to be done, and the mobilization of resources. तो मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। आप सारे रिसोर्सेज, मैन कैपिटल जो आपका है, ह्यूमन, उसको क्या करेंगे, आप सबको इकट्ठा कर लेंगे और उससे क्या करेंगे, प्रॉपर जगह मोबिलाइज करेंगे, प्रॉपर जगह अलोकेट करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके गोल्स, आपके जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको आप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सके। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी and the mobilization of resources for the attainment of goals in the face of competition or adverse circumstances। मतलब आप adverse circumstances किस फॉर्म में बताया गया, कंपटीशन के फॉर्म में बताया। एडवर्स कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन है मार्केट में, उस टाइम आप अच्छे से स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर देंगे। अगर आपके स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं वो अच्छी बिजनेस पॉलिसीज, अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तो आप जो अपने गोल्स हैं उनको अचीव कर सकेंगे। ठीक है, जो कीवर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर आप लाइन लिखते जाएंगे अपने मन से विदाउट यूजिंग दीज कीवर्ड्स, तो आपके जो नंबर हैं वो टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपने अच्छे से लिखा है, बिल्कुल आपने 1.5 पेज लिख दिया उसमें, बट ये कीवर्ड्स का यूज नहीं किया आपने, क्या किया, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल टर्म्स का यूज किया, तो भी आपके वो 1.5 से 2 नंबर काट सकता है। बट आपने अगर कीवर्ड्स यूज कर लिया, कीवर्ड्स यूज करे हैं अच्छे से, तो क्या होगा, आपके नंबर कम कटेंगे। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड्स में ज्यादा फोकस करते हैं। आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करके आना है, जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, आपका बिजनेस पॉलिसी हो गया, एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, यहां अभी अपन को इतने कीवर्ड्स नहीं पता चल रहे, आगे इन फ्यूचर जैसे जैसे हम एसएम पढ़ते जाएंगे आपको जो है वो कीवर्ड्स याद होते रहेंगे। मैं एक कीवर्ड्स को 3 से 4 से 5 बार रिवाइज करवाऊंगा आपको, तो आपको क्या है, आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाएंगी। ठीक है, आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाएंगी। तो आप जब अपना पहला रिवीजन करेंगे, मतलब मेरे पढ़ाने के साथ साथ एक रिवीजन करेंगे, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसे आप जो है 10 मिनट से 15 मिनट में एक बार ऊपर से ब्रीफली देख लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्लासेस जल्दी से, एक बात ध्यान रखना, आपको जो क्लासेस हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म करनी है। क्यों? क्योंकि सीए इंटर के जो बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि वो ये सोचते हैं कि हम क्लासेस के साथ साथ पढ़ाई करते रहेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये चीज़ जो शायद बाकी टीचर्स नहीं बता पाएंगे, कि आपको जो है आपकी क्लासेस जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, आपको अपनी क्लासेस जल्दी से जल्दी खत्म करनी है। जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है उस पर मेन फोकस करना है। ऑफकोर्स क्लासेस अच्छे से लो, ऐसे नहीं बोल रहे कि आप बढ़ाओ 2x की स्पीड में देखो, क्लासेस अच्छे से लो। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ कि तब आप अपना फर्स्ट रिवीजन करेंगे। जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी और बच्चों को आएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ एक एक लाइन पढ़ेंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट है, उसको 2 से 3 बार दोबारा पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। 2 टर्म्स होते हैं मैनेजमेंट में,
एक तो है आपका की पर्सोनल वाला जो होता है, जो आपके की पर्सोनल में मैनेजमेंट होता है वो, और एक होता है चीजों को मैनेज करना, ठीक है, चीजों को मैनेज करना। आ जाओ हम पढ़ते हैं थोड़ा। To understand the concept of strategic management, we need to have a basic understanding of the term management, ठीक है। The term management is used in two senses, such as it is used with reference to a key group in an organization. वो चीज मैंने आपको बताया था, की पर्सोनल कौन होता है, मैनेजमेंट, in charge of its affair. In relation to an organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity. मतलब जो मैनेजमेंट होता है उसका मेन मोटिव, उसको क्यों हम हायर करते हैं, ताकि वो हमारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में हमारी मदद करे। तो सबसे इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी होती है, मैनेजमेंट होती है, जो क्या करती है, पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी को बनाने में हमारी मदद करती है। बाय अंडरस्टैंडिंग द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, मतलब वो क्या करती है, कलेक्ट करती है रिसोर्सेज, इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ आपको जो बताया था, ह्यूमन कैपिटल, मटीरियल्स, टेक्नोलॉजी इनटू अ फंक्शनिंग होल। वो क्या करता है, आपके जो ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। किस लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि उनको क्या कर सके, हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे गोल्स अचीव कर सके। क्या करेंगे, वो आपके जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन कैपिटल, आपकी टेक्नोलॉजी, उन सबको ऑर्गेनाइज कर सके और ऐसी जगह अलोकेट करें जहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल पाएगा, ठीक है। ये क्या है, हमने फर्स्ट टर्म पढ़ी है, उसके बारे में। एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम व्हेन मैनेजमेंट सिस्टमैटिकली मोबिलाइजेस एंड यूटिलाइजेस द डाइवर्स रिसोर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वही चीज, आपके जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, आपका यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना चाहिए। द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। मतलब एक कंपनी की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, उसके मैनेजमेंट की एनालिटिक स्किल्स पर। एनालिटिकल स्किल्स मतलब आपकी उसके दिमाग पे, मैनेजमेंट के दिमाग पे, ठीक है। Depends to a large extent on the competence and character of its management has to also facilitate organizational change and adaptation for effective interaction with the environment. ये वो चीज है डायनामिक एनवायरनमेंट, जिसके लिए क्या बनाई जाती है, स्ट्रैटेजीज क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। The term management is also used with reference to a set of interrelated functions and processes. ये वो वाला मैनेजमेंट है, ठीक है, जो आपने अपने 11th क्लास के BST सब्जेक्ट्स में पढ़ा है। These function includes planning, organizing, directing, staffing and control, ठीक है। The functions और सब processes of management are wide ranging but closely interrelated. आपके ये जो सारे functions हैं, ये सारे जो 6 से 7 functions हैं आपके क्या है, interrelated हैं, और एक के ऊपर एक आपका continuous process चलता रहता है, ठीक है। Planning, फिर organizing, फिर directing, फिर staffing and control, फिर evaluation and ठीक है, ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 स्टेप फंक्शंस। ये क्या होते हैं, सब चीजें अनरिलेटेड होती है, ठीक है, अनरिलेटेड बट कंटिन्यूटी प्रोसेस में होती है। ये क्या है, आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये जो आपका फंक्शंस है, ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आपको हर टाइम कंटिन्यूस करते रहने हैं। They range all the way from determination of the goals, design of the organization, mobilization, allocation among the personnel and activity units, and installation of control system to ensure that what is planned is achieved. तो ये क्या करती हैं, आपको सबसे पहले क्या सोचना है, आपको सबसे पहले सोचना है कि हमारे गोल्स क्या हैं। उन गोल्स के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन करनी है पॉलिसीज, फिर आपको जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर करना है और पर्टिकुलर जगह अलोकेट करना है, ठीक है। ये क्या कंटिन्यू प्रोसेस है, ध्यान रखना।
एंड अमंग द पर्सनल एंड एक्टिविटी यूनिट्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कंट्रोल वाला पार्ट है, आपको क्या है एक कंट्रोल सेट करना है ताकि आपने जो प्लानिंग की है, आपने जो ऑर्गेनाइजिंग की है वो इफेक्टिवली हो सके। और अगर कोई गलती है उसमें तो उसे एवेल्युएट करे और वहां उसे इम्प्लीमेंट करे। जो आपने मिस्टेक की है उसको इवेल्युएट करे, उसको करेक्ट करे और फिर चीजें दोबारा इंप्लीमेंट करे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा डिफाइन मैनेजमेंट, तो आपको लिखना है ये। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर डिफाइन पूछा जाए, ठीक है, डिफाइन अगर पूछा जाए, ठीक है, दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर पूछा जाए डिफाइन, ठीक है, अगर पूछा जाए डिफाइन आपसे, तो आपको जो है वो टर्म की एग्जैक्ट मीनिंग लिखनी है, जो भी बड़े बड़े प्रोफेसर्स के थ्रू लिखी गई है वो डेफिनेशन लिखनी है अगर डिफाइन पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो आप अपने मन से कीवर्ड्स की यूज से डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर डिफाइन पूछा जाए तो आपको एग्जैक्ट लिखनी है। ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है ना। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन टू गेन कमांड ओवर फिनोमिना। तो इसमें क्या बताया गया है, हमें कोई पावर मिलती है जिससे क्या करते हैं, हम एक कमांड क्रिएट कर लेते हैं। टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर, मतलब आप क्या करते हैं, पर्सन इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट करते हैं, क्या करवाने के लिए, एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट जो है उनको ये स्किल्स पोजेस करना जरूरी है, पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, ये उनकी खुद की कैपेसिटी में बताए गए हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है उस पे बताए गए हैं, मतलब उसके पास किस टाइप के रिसोर्सेज हैं। मैनेजर्स फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वैल्यूज एंड स्ट्रेटजीज टू कोप विथ, to adopt and to adjust themselves with the behavior and changes in the environment। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट आपको चीजें मैंने बार बार बताई है, एक चीज दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, मैनेजमेंट एक रिसोर्सेज, जो आपके सारे रिसोर्सेज हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है, पर्टिकुलर जगह अलोकेट करता है, जिससे क्या हो सके, आपको जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट हो सके, फ्यूचर गेन हो सके। टू अडॉप्ट एंड टू एडजस्ट themselves with the behavior and changes in the environment। तो ये कैसे करता है, आपके environment के accordingly, मतलब environment में जो आपके डायनामिक environment में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है, जो आपके मैनेजमेंट है, वो ऐसी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे, ऐसी बिजनेस पॉलिसीज क्रिएट करेंगे ताकि आप जो है वो आपकी रिसोर्सेज का आपकी स्किल्स का अच्छे से यूज कर सके, ताकि आप जो है वो आपके गोल्स अचीव कर सके। ठीक है, आपके गोल्स अचीव कर सके। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है अभी, अ टिपिकल डिक्शनरी डिफाइंस द वर्ड स्ट्रैटेजी एज समथिंग दैट हैज टू डू विथ वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। स्ट्रैटेजी क्या होती है, रणनीति होती है, जिससे क्या है, जो किस में यूज होती है, मोस्टली वॉर में यूज होती है। क्यों होती है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर, अपने एनिमी के ऊपर आप जीत सके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म इज नॉट मच डिफरेंट, मतलब वो कंपैरेटिवली देखा जाए तो सेम ही है। इसमें क्या होता है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं ताकि क्या कर सके, हम जो बिजनेस में हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो हमारे बिजनेस में कॉम्पिटिटर हैं, उनको आउट परफॉर्म कर सके, उनको हम इंडस्ट्री से बाहर निकाल सके, या फिर उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके उनकी मार्केट रैंकिंग, उनकी जो रैंकिंग है वो गिरा सकें। ठीक है, businesses have to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their mission and objectives। मतलब ऐसे फैक्टर्स से इम्पैक्ट होते हैं कौन, ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है या फिर अननोन है। ठीक है, पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी आर क्वाइट इंटररिलेटेड। जो पॉलिसी है वो क्यों होती है, पॉलिसीज होती है
तो पॉलिसी और स्ट्रैटेजी अलग अलग है, बट इसमें क्या बताया गया है, आर इंटर रिलेटेड। बट वो अलग क्यों है, यहां क्या बताया गया है, पॉलिसी क्या होती है, वो क्या होता है, थॉट प्रोसेस होता है, और जो स्ट्रैटेजी होती है वो रियलिस्टिक प्रोसेस होता है। थॉट प्रोसेस, जो पॉलिसी है ये क्या है, हम सोचते हैं, ये क्यों सोचते हैं हम, ताकि हमारे गोल्स जो है वो अचीव कर सके। यहां क्या लिखा है, अबाउट व्हाट शुड बी डन इन पर्टिकुलर सिचुएशन और व्हाट शुड बी द रिएक्शन टू गिव अ सर्कमस्टेंस, ठीक है। Where a policy is a thought process, it talks about what should be done in a particular situation। तो बिजनेस पॉलिसी क्या होती है कि हमें पर्टिकुलर जगह क्या काम करना है, जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको अचीव, हमने पढ़ा था बिजनेस पॉलिसी शुरू में, वो क्यों था, ताकि हम हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सके। और what should be the reaction to a given circumstances, the strategy part of it explains the real actions। जो स्ट्रैटेजी पार्ट होता है वो क्या होता है, रियलिस्टिक सिचुएशन होती है, ठीक है। स्ट्रैटेजी टॉक्स अबाउट हाउ द पॉलिसी वुड बी फॉलोड। तो बिजनेस पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सके। स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाती है, ताकि जो बिजनेस पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी जो है वो अच्छे से फॉलो हो सके बिजनेस में। बिजनेस पॉलिसी क्यों होती है, ताकि हम गोल्स अचीव कर सकें। स्ट्रैटेजी क्यों होती है, ताकि बिजनेस पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके, जिससे हम हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें, ठीक है। The very injection of the idea of strategy into business organization is intended to unravel complexity and reduce uncertainty caused by चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाती है, ताकि जो मार्केट में कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, उनको क्या कर सके, कम कर सके। क्यों कम कर सके, ताकि हम हमारी इंडस्ट्री में हमारा नाम, हमारी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर सके। ये कैसे कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना के, ठीक है। स्ट्रैटेजी सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम, ठीक है। Strategy is the game plan that the management of a business uses to take market position, conduct its operation, attract and satisfy customers, compete successfully and achieve organizational objectives। तो स्ट्रैटेजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपके कस्टमर्स को आपके थ्रू आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सके और उन्हें सेटिस्फाई कर सके। कंपीट सक्सेसफुली, दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिव, कंपीट सक्सेसफुली, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, ऐसी कोई यूनिक चीज आप क्रिएट कर सके जो कोई भी इमिटेट नहीं कर सके। इमिटेट मतलब कॉपी नहीं कर सके, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आप स्ट्रैटेजी अच्छे से क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये आपका क्या है, एक जनरल है, ये आपका क्या है, एक जनरल गोल है, जनरल ऑब्जेक्टिव है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल में जो ऑब्जेक्टिव, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं उनको क्या करें, आप हेल्प करें उनको अचीव करने में, ठीक है। अब यहां एक टर्म और आता है, डिफाइन स्ट्रैटेजी। क्या टर्म आता है, डिफाइन स्ट्रैटेजी। तो आपको लिखना है ये, ठीक है। डिफाइन स्ट्रैटेजी पूछा जाए तो आपको ये पर्टिकुलर टर्म लिखना है, ठीक है। वी में डिफाइन द टर्म स्ट्रैटेजी एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज। मतलब हम क्या सोच रहे हैं इन फ्यूचर, लॉन्ग रन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए। एंड डेस्टिनेशन, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, दैट इज व्हाट इट वांट्स टू बी। मतलब वो आज से आने वाले 5 साल, आज से आने वाले 3 साल में कहाँ अपने आप को सोचती है। व्हाट इट वांट्स टू डू एंड वेयर इट वांट्स टू गो, मतलब वो क्या करना चाहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में, और वो किस मार्केट रैंकिंग, किस मार्केट प्लेस पे अपने आप को इन फ्यूचर में देखती है। फॉलोइंग आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट अदर डेफिनेशंस। तो ये दोनों क्या है, आपको अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है अलग अलग प्रोफेसर्स के थ्रू, ठीक है। Strategy is consciously considered and flexibly designed scheme of corporate intent। जो स्ट्रैटेजी होती है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ठीक है। फ्लेक्सिबल इन नेचर मतलब स्ट्रैटेजीज जो है वो चेंज होती रहती है एनवायरनमेंट के हिसाब से। मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक इन नेचर है। स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल क्यों होती है बताओ। स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल इसलिए होती है, मान लो आज एनवायरनमेंट
इतना डायनामिक नहीं है। तो हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो धीरे से अच्छी बनाई है, जो क्या है, सिंपल है स्ट्रैटेजी। बट इन फ्यूचर जाके क्या हुआ, स्ट्रैटेजी हमें जो चेंज करनी पड़ गई। क्यों करनी पड़ गई चेंज? क्योंकि इन्वायरमेंट वो हो गया है डायनामिक। इन्वायरमेंट वो क्या हो गया है, डायनेमिक। अब जो हमारी पुरानी स्ट्रैटेजीज थी उसे अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें फायदा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या है, हमें स्ट्रैटेजीज को क्या है, बदलते रहना है टाइम टू टाइम। हमें स्ट्रैटेजीज को मोल्ड करते रहना है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। मतलब आपके जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। तो वो अगर बदलेगा तो हमारी स्ट्रैटेजीज भी बदलेंगी। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अगर इन्वायरमेंट ही बदल जाता है तो वो जो पुरानी स्ट्रैटेजीज है वो क्या है, हमारे लिए वेस्ट है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, स्ट्रैटेजी क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है। स्ट्रैटेजी क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है। ठीक है। Design scheme of corporate intent and action to mobilize resources to direct human effort and behavior to handle events and problems, to perceive and utilize opportunities and to meet challenges। वही चीज जो आपको मैंने इनिशियली बताई थी SWOT एनालिसिस में, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट वाली, वही बताया गया है कि आपको क्या करनी है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, और थ्रेट्स को ओवरकम करना है। ठीक है। Strategies mean to fill in the need of an organization for a sense of dynamic direction, focus and cohesiveness. Objectives and goals are essential to give a direction to business, but they do not fill in the need alone. Strategy provides an indicated framework for the top management to search for। इसमें क्या बताया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं, सिर्फ वो बताने से, मतलब बिजनेस पॉलिसी सिर्फ बताने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गैप है, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ अचीव नहीं कर पा रही है वो फुलफिल नहीं होगी। वो कब होगी, जब हम वो गोल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करें। ठीक है। Strategy provides an integrated framework for the top management to search for, evaluate and exploit beneficial opportunities। तो स्ट्रैटेजी की वजह से क्या होता है, जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो जो अपॉर्चुनिटीज होती है इन्वायरमेंट में, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो आपकी कंप्लीट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, तो वहां जो अपॉर्चुनिटीज है उसको आपका जो सीनियर मैनेजमेंट है वो ग्रैब कर सके। एंड एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज, मतलब वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उन्हें क्या कर सके, ग्रैब कर सके। टू परसीव एंड मीट पोटेंशियल थ्रेट्स, मतलब थ्रेट्स को ओवरकम कर सके। एंड क्राइसिस टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ एंड टू ऑफसेट कॉर्पोरेट वीकनेस। ये क्यों करना है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब, थ्रेट्स को ओवरकम, ताकि वो क्या कर सके, अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सके। इससे क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगी। स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है और इनके पास जो वर्किंग कैपिटल है वो रेगुलर है। ठीक है, इनका जो स्टॉक है वो रेगुलर है, इन्वेंट्री जो है वो पर्टिकुलरली हमेशा जो है वो डिलीवरी चैनल्स में अच्छी रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ऑर्डर का परचेज आया और इनके पास वो इन्वेंट्री नहीं है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। एंड टू ऑफसेट कॉर्पोरेट वीकनेस, जैसे ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है, मतलब इन्वेंट्री पर्टिकुलरली होना, अच्छा कैपिटल होना, अच्छा रिसोर्सेज, वैसे ही वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। ठीक है, strategy is no substitute for sound, alert and responsible management. It must be recognized that strategy can never be perfect, flawless and optimal. It is in the very nature of strategy that it is flexible. Strategy is flexible and pragmatic to take care of sudden emergencies, pressurize and avoid failures. तो ये क्यों बनाई जाती है स्ट्रैटेजीज, कि आपको फ्यूचर में होने वाले लॉस, मतलब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, मान लो ये प्लान ए है, ठीक है, ये प्लान बी है।
आज अगर 2023 में हम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ये कलर नहीं दिख रहा है इतना, ठीक है, ये है प्लान ए, ये है आपका प्लान बी, ठीक है। हम 2023 में 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लान ए प्लान बी में, ठीक है। इन फ्यूचर होने वाला 10 साल का जो हमारा कैश इनफ्लो है, मतलब 2033, वो क्या है, यहां हमें कैश फ्लो क्या हो रहा है, हमें कैश फ्लो हो रहा है अराउंड, कैश इनफ्लो टोटल 10 साल में कितना हो रहा है, हमने ये पूरा प्रोसेस होता है, ये आप आपके कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि कोई प्लान ए में 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है, कोई प्लान बी में 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है। 2033 में 2033 में जो रिटर्न है, ठीक है, जो आपका नेट प्रेजेंट, जो आपका रिटर्न है, ठीक है, जो आपका कैश इनफ्लो है, वो होता है मान लीजिए 22 करोड़, ठीक है। वो क्या होता है 22 करोड़, और यहां आपका जो होता है वो कैश फ्लो कितना, कैश इनफ्लो कितना होगा, सिर्फ 10 करोड़। तो ये क्या है, अगर आपको 2023 में आप अपनी स्ट्रैटेजी लगा के अगर प्लान ए प्लान बी में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपको 12 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होगा, 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सके। मान लीजिए आपने चूज किया ये, आपके कॉम्पिटिटर ने चूज किया ये, तो उसके पास लास्ट में जाके जो फंड होगा वो 12 करोड़ कम होगा, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, क्यों, आपके पास पैसा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या बताया गया, स्ट्रैटेजीज क्यों बनाई जाती है, स्ट्रैटेजीज इसीलिए बनाई जाती है ताकि हम जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज हैं, फ्यूचर में जो भी पिटफॉल्स होने वाले हैं, मतलब जो भी गलतियां होने वाली हैं, उसे हम अभी सही कर सके, उन्हें हम अभी सही कर सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रैटेजीज नो सब्सटीट्यूट, अच्छा ये पढ़ लिया है हमने। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट टॉप लेवल, मिडिल लेवल और आपका लोअर लेवल, ठीक है, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। तो यहां क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, ये सोचता है कि पर्टिकुलरली हमें कहां इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट नया बनाना है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे डिवेस्टमेंट करना है, या फिर कहां R&D की जरूरत है, ठीक है। दीज कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रैटेजीज नीड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजीज रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट वॉल्यूम्स, क्वालिटी, प्राइसेस, प्रोडक्ट प्रमोशन। तो ये क्या चीजें हैं, ये बताए गए हैं फीचर जो है आपके मिडिल लेवल और थर्ड लेवल के, ठीक है। ये आपको दिख तो रहा है ना प्रॉपर्ली, हाँ दिख रहा है। क्वालिटी रेंजेस, प्राइजेस, प्रोडक्ट प्रमोशन, मार्केट पेनिट्रेशन। तो पर्टिकुलरली एक एक चीज के बारे में हम मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में पर्टिकुलरली डेफिनेशन के साथ साथ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव क्या होती है, प्रोएक्टिव इन नेचर होता है कि हम आगे जाके चीजें सही करने जा रहे हैं, हम आगे जाके चीजें सही करने हैं, उसे क्या कहेंगे, प्रोएक्टिव। वेरेज रिएक्टिव का मतलब क्या है, हमें कोई चीज डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी, ठीक है, हमें कोई चीज डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी तो हम क्या करेंगे, वो चीज सिचुएशन तब हैंडल करेंगे, हम वो सिचुएशन तब हैंडल करेंगे। तो स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव कब होगी, जब हम आगे जाके, मतलब हमारी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके आगे जाके जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज अगर हैं तो उसे ग्रैब करेंगे, थ्रेट्स अगर हैं तो उसे ओवरकम करेंगे। तो हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजीज में प्रोएक्टिव रहना है। रिएक्टिव क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो इसमें ओला बाइक जो थी वो क्या थी, प्रोएक्टिव थी, वो क्या थी, प्रोएक्टिव थी। बाकी हीरो, होंडा, ये कंपनियां क्या थी, ये रिएक्टिव इन नेचर थी, कि जब उन्हें इंपैक्ट हुआ कि हाँ इलेक्ट्रिक मार्केट लॉन्च हो गया, तब उन्हें ध्यान आया कि हमें भी ये प्रोडक्ट निकालने चाहिए, ठीक है। Proactive actions on the part of managers to improve the company's market position and financial performance, reaction to unanticipated development। वही चीज बताई गई है, प्रोएक्टिव में आपको आगे जाके रिएक्शन देना है,
प्रोएक्टिव में आपको आगे जाके रिएक्शन देना है कि ये अपॉर्चुनिटीज, ये थ्रेट है, तो हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है, थ्रेट को ओवरकम करना है। रिएक्टिव में क्या होगा, आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रिएक्टिव में आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तब जाके आप स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे, तब जाके आप सोचेंगे कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक है। In other words, a company uses both proactive and reactive strategies to cope with the uncertain business environment. Proactive strategy is planned strategy where reactive is adaptive reaction. तो proactive आपको पता है प्लान जो मैं करूंगा, proactive मतलब जो मैं फ्यूचर में प्लान करूंगा, ठीक है। Whereas reactive in nature क्या है, reactive in nature क्या है, जो impact मुझ पे पड़ेगा उस पे क्या करूंगा मैं, तब react करूंगा, तब मैं strategies बनाऊंगा, ठीक है। The biggest portion of company's current strategy flows from previously initiated actions and business approaches that are working well enough to meet continuation and newly launched ये important नहीं है आपके लिए topic. This part of management game plan is deliberate and proactive, standing as a product of management analysis and strategic thinking about the company's situation and its conclusion about how to position the company in the marketplace and tackle the task of competing for fierce patronage. वही चीज आपको बताई गई है, स्ट्रेटेजिक थिंक करना है ताकि आपकी कंपनी सिचुएशन बेटर हो सके, आपकी मार्केट प्लेस बेटर हो सके। अबाउट हाउ टू पोजीशन द कंपनी इन द मार्केट प्लेस मतलब आपकी पोजीशन बेटर हो सके। एंड टैकल द टास्क ऑफ कंपीटिंग मतलब कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से टैकल, मतलब उनके थ्रू जो स्टिफ कंपटीशन प्रोवाइड हो रहा है, उनके थ्रू जो स्टिफ कंपटीशन वो दे रहे हैं, उसे कोप अप कर सके, उसे मैनेज कर सके, ठीक है। But not every strategic move is the result of proactive planning and deliberate management design. Things happen that cannot be fully anticipated or planned for. मतलब कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है जहां हम प्रोएक्टिव नहीं हो सकते, जहां हमें हमेशा रिएक्टिव इन नेचर ही होना पड़ेगा। जैसे कोई एक्सटर्नल, जैसे कि अभी कोविड आया था, तो ये क्या था, ये रिएक्टिव इन नेचर था। उसके लिए कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या था, एकदम फुली अनएंटिसिपेटेड था। फुली क्या था, अनएंटिसिपेटेड था, ठीक है, अनएंटिसिपेटेड था। और प्लान when market and competitive condition take an unexpected turn or some aspect of company strategy hits a stone wall, मतलब कोई ऐसी चीज आती है जो completely क्या है, uncertain है, completely क्या है, uncertain in nature है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, हम strategies proactive नहीं बना पाते। वो क्या होगी, तब वो strategy क्या होगी, reactive in nature होगी, ठीक है। Hence, a portion of company strategy is always developed as a reasoned response to unforeseen developments. But apart from adopting strategy to changes in the market, there is also need to adopt strategy as a new learning emerge about which prices of the strategy are working well and which aren't, and as a management hits upon new ideas for improving. इसमें क्या बताया गया, आपको क्या करना है, आपकी जो पुरानी learnings है, मतलब आपने जो प्रीवियसली स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रखी हैं, उनके थ्रू आपको क्या करना है, नई स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छी क्रिएट करनी है, ताकि आप क्या कर सके, अच्छा काम कर सके, और आपका जो मैनेजमेंट है, आपका मैनेजमेंट है, वो नए नए न्यू इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट कर सके, जिससे क्या होगा, आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छी बनेंगी, आप जो है मार्केट में आपकी ब्रांड आइडेंटिटी अच्छी बना पाएंगे। Crafting a strategy thus involves stitching together a proactive intended strategy based on prior successful experience and then adapting pieces of successful reactions. तो ये क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्राफ्टिंग क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, आपकी जो पुराने आइडियाज के थ्रू आपको क्या करना है, नए आइडियाज क्रिएट करने हैं जो आपको लगेंगे सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रायर में, अगर प्रायर पीरियड में वो सक्सेसफुल थे, तो जरूरी नहीं है कि वो इन फ्यूचर भी सक्सेसफुल हो। तो इसके लिए आपको प्रायर पीरियड वालों को भी एनालाइज करना है और दोबारा उनको इवेल्युएट करके इंप्लीमेंट करना है, क्या ये सही है, क्या नहीं है, और फिर उन्हें क्या करना है, जो भी उन्हें सही लगेगा, अडॉप्टिंग पीसेस ऑफ सक्सेसफुल रिएक्शंस, जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है,
पर्टिकुलरली जो भी स्ट्रैटेजीज आप बनाएंगे उसमें क्या होगा, आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी स्ट्रैटेजीज को एक बार एनालाइज करना है और उससे आपको क्या करना है, नई जो है वो बेटर और यूजफुल स्ट्रैटेजी बनानी है। सराउंडिंग द कंपनी सिचुएशन चेंज और बेटर ऑप्शन इमर्ज अ रिएक्टिव अडॉप्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब हम बाकी का अभी थोड़ी देर में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट बी में आपको पढ़ाऊंगा 1.5 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। अभी तक जो पढ़ाया है उसको सिर्फ आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, या तो ये वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर गैप ले लीजिए आराम से और फिर कंटिन्यू करिएगा प्लीज। ठीक है, थैंक यू।